नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, आधारित है स्थिर विद्युत के ऊपर। स्थिर विद्युत के ऊपर अपन प्रश्न हल कर रहे थे। क्या कर रहे थे बरखुरदार? प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, मैंने वैसे एक क्वेश्चन करवा दिया था। अभी इसमें कोई समस्या है क्या? इज देयर एनी समस्या इन दिस क्वेश्चन? क्लियर है ना बेटा सभी को? अभी ये सवाल हम आगे बढ़ सकते हैं, और भी सवाल करने हैं, बहुत सारे सवाल करने हैं बेटा, घनघोर सवाल करने हैं। चलिए। हम्म, 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 अब चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं अपन। एल लंबाई की छड़ पर क्यू आवेश वितरित है। चित्रानुसार छड़ के एक सिरे से डी दूरी पर रखे रखे आवेश क्यू पर छड़ के कारण आरोपित विद्युत बल ज्ञात करें। चित्र में बनाएगा। चित्र कौन बनाएगा? थारा भाई चित्र बनाएगा। तो देखो, एक हमारे पास आवेश कितना है बेटा? स्मॉल क्यू, बिंदु आवेश, स्मॉल क्यू। अब यहां से डी दूरी पर एक बिंदु आवेश नहीं है इस बार। डी दूरी पर एक रेखीय आवेश है। क्या है बेटा? रेखीय आवेश। मतलब एक रॉड है, उसको आवेश दे दिया अपन ने, ऐसा मान लो आप। और इस पर कुल आवेश कितना है बेटा? इस पर कुल आवेश है कैपिटल क्यू, और इसकी लंबाई है एल। लंबाई कितनी है? एल है। तो ये रेखीय आवेश है। तो यहां पर अगर हम आवेश घनत्व की बात करेंगे तो कौन सा रेखीय आवेश घनत्व नाम देंगे? यहां पर रेखीय आवेश घनत्व होगा लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, और लैम्डा बराबर अपन क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल रेखीय आवेश घनत्व है ना। ये बेसिकली क्या होता है? एक इकाई लंबाई में आवेश, एक इकाई लंबाई में आवेश। ठीक है। ऐसे क्षेत्रफल आवेश घनत्व की हम बात करें तो क्षेत्रफल आवेश घनत्व क्या होता है बेटा? एक इकाई क्षेत्रफल का आवेश। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है बेटा? एक इकाई आयतन का आवेश। ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व एक इकाई लंबाई में आवेश, क्षेत्रफल आवेश घनत्व एक इकाई क्षेत्रफल का आवेश, और आयतन आवेश घनत्व भी मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है बेटा? एक इकाई आयतन में आवेश। ठीक है। तो अब देखो, कूलाम का नियम है ना, वो बिंदु आवेशों के लिए ट्रू है। कूलाम का नियम किसके लिए सत्य है बेटा? बिंदु आवेशों के लिए। छोटे छोटे आवेश, बिंदु आवेश मतलब ऐसा आवेश जिसका आकार बहुत छोटा हो, आकार कैसा हो बेटा? नगण्य हो। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है? यहाँ पर एक आवेश कितना है? स्मॉल क्यू, और दूसरा आवेश कितना है? कैपिटल क्यू। दूसरा आवेश कितना है बेटा? कैपिटल क्यू। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है। आज मैंने इस पापी दुनिया में कदम रखा है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे शिवम। तो यहाँ पर अपन को क्या करना होगा? देखो, अगर आप कूलाम का नियम यहाँ पर लगाना चाहो तो एफ इज इक्वल टू हम क्या लिख लेगा? एफ इज इक्वल टू क्या लिख लेगा? के, एक आवेश कैपिटल क्यू, दूसरा स्मॉल क्यू, बटे आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी नियत नहीं है। ए वाली दूरी आपको कितनी बोली गई भैया? ये दूरी बोली गई है डी। तो जो दूसरा आवेश है वो यहाँ डी दूरी से शुरू हो रहा है और एल लंबाई तक जा रहा है। ठीक है। तो क्या इनके बीच की अभी आप दूरी लिख सकते हैं? सर नहीं लिख सकते। दो बिंदु आवेश होते हैं तो उनकी बीच की दूरी तो हम लिख लेते हैं, बट यहाँ पर ये जो दूसरा आवेश है ना, ये फैला हुआ आवेश है, वितरित है आवेश। तो हम यहाँ पर दूरी नहीं लिख पा रहे हैं। कोई कहेगा सर डी लिख लो। हमने कहा अगर हम डी दूरी लिख देंगे ना तो ये वाला आवेश तो खुश हो जाएगा, इधर का आवेश नाराज हो जाएगा कि हमसे दूरी क्यों नहीं नापी, हमसे दूरी क्यों नहीं नापी। तो किसी ने कहा कि सर यहाँ से दूरी नाप लो तो कितना हो जाएगा? ये डी प्लस एल हो जाएगा। दूरी कितनी हो गई? डी प्लस एल। ये वाली एल और ये वाली डी, डी प्लस एल का वर्ग। तो फिर भाई इधर का आवेश नाराज हो जाएगा कि हमसे दूरी क्यों नहीं नापी, इसी से दूरी क्यों नापी। तो बेटा यहाँ हम दूरी नापने में फंस रहे हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा? यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, समझना। यहाँ पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा स्मॉल क्यू आवेश से एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर छोटा सा टुकड़ा, जिसकी लंबाई कितनी है? dx। अब टुकड़ा छोटा सा है तो लंबाई भी छोटी सी होगी। टुकड़ा छोटा सा तो लंबाई भी छोटी सी, और छोटी सी लंबाई को हमने क्या कहा? dx। अब इस छोटे से टुकड़े में जो आवेश होगा, तो छोटे से टुकड़े में आवेश छोटा सा ही होगा। छोटा सा आवेश हमने कितना बोला? dq। छोटा सा आवेश कितना? dq। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो एक इकाई लंबाई का आवेश कितना है? एक इकाई लंबाई का आवेश लैम्डा। एक इकाई लंबाई में भावेश, भावेश नहीं आवेश, एक इकाई लंबाई में आवेश कितना है बेटा? लैम्डा है। ठीक है। तो डी एक्स इकाई लंबाई, डी क्यू क्या है? डी क्यू है डी एक्स इकाई लंबाई में फैला हुआ आवेश। तो डी एक्स इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई में आवेश कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स। डी एक्स इकाई लंबाई में आवेश कितना हो गया? लैम्डा इंटू डी एक्स। और डी एक्स इकाई लंबाई के आवेश का हमने नाम क्या रखा है? डी एक्स इकाई लंबाई में जो आवेश है वो हमने नाम रखा है डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा का मान हमारे पास है, यस, लैम्डा का मान कितना है? क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। ठीक है। तो यहाँ से हमें डी क्यू का मान मिल गया। क्या मिल गया बेटा? डी क्यू का मान। अब देखो, ये दो बिंदु आवेश हो गए, एक तो स्मॉल क्यू और दूसरा डी क्यू। डी क्यू बहुत छोटा सा आवेश है, छोटा सा आवेश है। तो इसको भी हम बिंदु आवेश मान सकते हैं, इसको भी बिंदु आवेश, ये तो बिंदु आवेश है ही, इसको भी हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो ये छोटा सा आवेश है, ये छोटा सा आवेश है। ठीक है। तो छोटे से आवेश और इस क्यू आवेश के मध्य लगने वाला बल छोटा सा होगा। भाई आवेश छोटा सा तो बल छोटा सा। तो जो छोटा सा बल है बेटा डीएफ, डीएफ इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? के, एक आवेश कितना है? क्यू, दूसरा आवेश कितना है? डी क्यू, अपॉन इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है एक्स। ठीक है। डी क्यू और स्मॉल क्यू के बीच की दूरी क्या है बेटा? एक्स, बरोबर। अब यहाँ पर डी क्यू का मान रख दो। क्या करो बेटा? डी क्यू का मान रख दो। तो डी एफ इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल क्यू, और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स, और अपॉन में एक्स स्क्वायर। अपॉन में क्या आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर आ गया। अब डी एफ हमारे पास है और एफ चाहिए, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी एफ हमारे पास है और हमें एफ चाहिए बेटा। तो याद करो, अपन ने इंटीग्रेशन क्लास में पढ़ा था। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे भैया, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन गया, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट हो गया, और लिमिट लगाएंगे बेटा कहां से कहां तक? कमेंट में बताओ, लिमिट कहां से कहां तक होना चाहिए? एक्स का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है? जरा सोचो और कमेंट में बताओ। आदर्श बेटा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जीरो से देखो, लिमिट हमें लगाना है कि ये जो आवेश क्यू कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर
लिमिट लगाओ 0 से, तो बेटा यहाँ तो आवेश है ही नहीं, आवेश यहाँ पर तो है ही नहीं, आवेश कहाँ से शुरू हो रहा है, एक कैपिटल क्यू आवेश तो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। एक्स का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, न्यूनतम मान से लेकर अधिकतम मान तक, तो एक्स का न्यूनतम मान कितना हो सकता है बेटा डी। हम यहाँ पर टुकड़ा काट सकते हैं क्या सर, नहीं काट सकते, यहाँ पर तो आवेश ही नहीं है, ओहो यहाँ पर आवेश नहीं है, तो सबसे पास टुकड़ा हम कहाँ काट सकते थे, यहाँ पर, और सबसे दूर टुकड़ा कहाँ काट सकते थे, यहाँ पर। तो एक्स का मान शुरू होगा कहाँ से, यहाँ से, और खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो शुरू होगा किससे, डी से, और खत्म हो जाएगा डी प्लस एल तक। तो लिमिट होगी डी से लेके डी प्लस एल तक, डी प्लस एल, डी से लेके डी प्लस एल तक। अब आइए इसका समाकलन करते हैं। अब मुझे उम्मीद है लिमिट क्लियर होंगी आपको। तो यहाँ पर क्या बचा है बेटा, एफ इस साइड, इधर से के क्यू एल कॉमन आ जाएगा बेटा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, कॉमन नहीं बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर क्या बचा है बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट डी से लेके डी प्लस एल तक, लिमिट डी से लेके बेटा डी प्लस एल तक, है ना। अच्छा सवाल है, ध्यान देना, ध्यान से समझना। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल, ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल x टू दी पावर -2 इंटू डी एक्स, और लिमिट डी से लेके डी प्लस एल तक। जरा इंटीग्रेट करिए इसको, तो f इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल, तो भैया कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, डी से लेके डी प्लस एल तक। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एल, और लिमिट ये बेटा -1 बचा है, x टू दी पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। तो और लिमिट डी से लेके डी प्लस एल तक। अब इस माइनस को यहाँ बुला लो, तो f इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल, और ये बचा है 1 अपॉन एक्स, लिख सकते हैं इसको अपन, x की पावर -1 को, लिमिट डी से लेके डी प्लस एल तक। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन एल, और ऊपर वाला लिमिट तो 1 अपॉन एक्स की जगह डी प्लस एल, और माइनस एक्स की जगह नीचे वाला लिमिट तो 1 अपॉन डी। आप चाहो तो माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो f इज इक्वल टू हमें मिलेगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल इंटू 1 अपॉन डी प्लस एल माइनस 1 अपॉन एल। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये बन आ गया। अच्छा सवाल था भाई, अच्छा सवाल था, है ना। अब देखो दो चीज़ होती हैं, एक तो लप्पू लप्पू से सवाल करते रहो तो हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। दूसरे सवाल अगर थोड़े अच्छे सवाल होंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। अगर मैं यहीं ऐसा सवाल बता देता भी तो सबको समझ आ जाता। अच्छा बताओ ये लोग इस सवाल को कितने लोग समझे। तो जो अच्छे सवाल थम्स अप खेल जाओ, अच्छे सवाल होते हैं बेटा, वो हो सकता है आपको कई बार एक बार में ना समझ आए, एक बार में ना आप समझ पाओ, ठीक है, एक बार में आप ना समझ पाओ, तो एक बार और देख लो बेटा वीडियो, खुद से ट्राई करो पहले एक बार, फिर भी समझ ना आए तो एक बार वीडियो और देखो, तो चीज़ें समझ आएंगी, है ना। अब आसान चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है, कठिन चीज़ कठिनाई से समझ आती है, थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग लगता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। 68% लोगों को समझ में आया, ठीक है, आसान सवाल है। अब देखो मैं एक सवाल और देता हूँ, सवाल, ठीक है। एक आवेश है स्मॉल क्यू और दूसरा आवेश है 2q, दूसरा आवेश कितना है 2q प्लस का ही, इनके बीच की दूरी हमने बोल दी a, इनके बीच की दूरी a। अब आपसे कहा जाता है कि इन आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करो। तो इन आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर, दोनों ही बिंदु आवेश है, तो F बराबर k इंटू आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2। तो एक आवेश कितना है Q, दूसरा कितना है 2q, एक कितना है Q, दूसरा कितना है 2q, बटे बीच की दूरी कितनी है, ये तो a का वर्ग, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है, समझ गए। k कूलाम अंकल ने क्या बताया था, कूलाम अंकल ने क्या बताया था, कूलाम अंकल ने बताया था बेटा कि बल होता है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो k Q1 कितना है Q, और दूसरा आवेश कितना है 2q, बीच की दूरी कितनी है, ये तो एक का वर्ग, ये आंसर हो गया। कितने लोगों को समझ आई दूसरा वाला सवाल, कितने लोगों को समझ में आया, दूसरा वाला सवाल कितने लोगों को समझ में आया बेटा। थम्स डाउन खेल जाओ दूसरे वाले सवाल के लिए। कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं आया होगा, ये भगवान, बेटा मैं जल समाधि ले लूं, जल समाधि ले लूं, क्या तुम बताओ, जल समाधि ले लूं। 10% बच्चों को ये सवाल समझ नहीं आया, ये चीज समझ नहीं आई। तुम 12वीं कैसे पास करोगे, आईटी तो छोड़ो, एक आवेश है कितना बेटा Q, 12वीं कैसे पास करोगे, दूसरा आवेश है 2q। कूलाम अंकल ने क्या कहा था, बल क्या होता है k आवेशों का गुणनफल, तो q इंटू 2q, बटे बीच की दूरी कितनी है a, तो a का वर्ग, a का वर्ग, इससे आसान क्या हो सकता है, खत्म बात। अब चलो ये 10% पागल लोग हैं, पागल, तुम इलाज कराना मेरे पास आना, मैं डॉक्टर हूँ, पागलों का डॉक्टर, मेरे पास आना। अब देखो ये आसान सवाल है, सब लोग समझ गए होंगे, सब लोग समझ गए होंगे, 10% लोग मजाक कर रहे हैं। तो अभी ऐसे सवाल तो नहीं पूछेंगे ना आईआईटी में, बोर्ड में पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, आईआईटी में तो नहीं पूछेंगे ना ये सवाल। आईआईटी में सवाल पूछेंगे 70% लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो इसमें बेटा थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अरे भैया लास्ट में रॉन्ग नहीं है, मिसप्रिंट था, मैंने सही कर दिया पगलेटों, मैंने सही कर दिया, रॉन्ग नहीं होता, मिसप्रिंट होता है। चलो ऐसे अब देखो बहुत से बच्चों को देखो इसमें समस्या आ रही है कि सर ए एक्स टू दी पावर -1 अपॉन -1 है, तो -1 बाहर आ गया। अब ये 1 अपॉन एक्स कैसे हो गया, तो बेटा एक्स घात -1 को हम 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, या 1 अपॉन एक्स को हम एक्स घात -1 लिख सकते हैं। इन बायो वाले बच्चों जैसे मत करो, बायो वाले बच्चों जैसा मत करो बेटा। आइए
देखो यहाँ इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्यों पड़ गई, यहाँ इंटीग्रेशन करने की जरूरत हमें क्यों पड़ गई समझना। आओ और समझाते हैं। इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्यों पड़ गई, जैसे हम कहते हैं कि एक हमारे पास आवेश है स्मॉल क्यू पॉइंट आवेश, और दूसरा आवेश होता है बेटा कितना कैपिटल क्यू, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए होती आर। इनके बीच की दूरी होती बेटा आर। हम कहते हैं बल बताओ, तो आप लिख देते एफ बराबर के, एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 बटे बीच की दूरी कितनी, इनकी बीच की दूरी कितनी आर, तो आर का बल। संपला संपला, आंसर आ गया, आंसर आ गया। डीपीपी की चर्चा बेटा अपन लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है सर। 2/d पहले क्यों लिखा, 2/d नहीं लिखा बेटा, 1/d है, 1/d पहले इसलिए लिख दिया, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। मेरे साइंटिस्टों, मेरे प्यारे साइंटिस्टों सुनो, तो ये तो आंसर समझ में आ जाता, बड़ा आसान होता, इसके लिए थम्स अप थम्स डाउन खेलो। ये तो समझ गया ना भाई कि अगर एक आवेश स्मॉल क्यू होता और एक आवेश कैपिटल क्यू होता तो ये बल आता। जो जिन लोगों को ये बात क्लियर है जो मैंने यहाँ लिखी है वो थम्स अप पर वोट करें, बचे हुए लोग थम्स डाउन पर वोट करें। करिए वोट, करिए वोट, वोट करिए, फिर हम समझाते हैं। देखो 8% ढक्कनों को सूत्र नहीं पता, जो आप 10वीं क्लास में भी पढ़े होगे और अभी भी पढ़ रहे हो। 8% ढक्कन ऐसे हैं, 8% ढक्कन है जिन्हें सीधा सूत्र नहीं पता। तुमको हम क्या पढ़ाएंगे, हमारी हिम्मत हमारी औकात नहीं है, हमारी हिम्मत और हमारी औकात ही नहीं है बेटा तुम 8% लोगों को पढ़ाने की। हिम्मत विहीन आदमी। आओ, तुम्हें ये नहीं पता तो फिर ये क्या समझोगे, तुम कद्दू तुम भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा लिख लेना है ना, इस सवाल को लिख लेना है ना, जो 8% लोग हैं ना, 10% जिन्हें सूत्र नहीं पता, वो लिख लेना कि ये सवाल हमारी औकात से बाहर है, हमें सिर्फ इसको कॉपी में छाप लेना है, समझना नहीं है, क्योंकि इस सवाल को समझने की हमारी औकात ही नहीं है। ऐसा कॉपी में लिख लेना बेटा, लिख लेना कॉपी में प्लीज, दोस्त नहीं हो मेरे, दोस्त नहीं हो मेरे, लिख लेना है ना, ओके गरीब, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर सीन क्या है, जो लोग समझ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 92% लोगों की। यहाँ पर एक आवेश है छुटका क्यू, और इस पर आवेश पूरा फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस पर कुल आवेश कितना बेटा, ये कैपिटल क्यू है, समझना कैपिटल क्यू। और ये वाली दूरी आपको बोली गई है कोलाबरी, कोलाबरी स्मॉल टी, ये वाली दूरी, ठीक है। और इसकी लंबाई आपको सवाल में बोली गई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एल, सवाल में बोली गई एल। अब जरा आप खुद से ट्राई करो इन दोनों आवेशों के मध्य बल लिखने का, लिख लो भाई। लिखो, कोशिश करो। तो जब हम बल लिखने जाएंगे एफ, तो हम लिखेंगे कि आवेशों का गुणनफल, एक आवेश इतना है दूसरा आवेश कितना इतना। अब क्या इन आवेशों के बीच की दूरी फिक्स है क्या, नहीं, दूरी बदल रही है। सबसे पास वाले आवेश की दूरी डी है, हम इस आवेश से दूरी नापेंगे तो दूरी कुछ अलग हो गई, हम इस आवेश से दूरी नापेंगे तो दूरी कुछ अलग हो गई, हम यहाँ से दूरी नापेंगे तो ये वाली दूरी कुछ अलग हो गई, ये वाली दूरी कुछ अलग हो गई। तो दूरी तो बेटा लगातार बदल रही है आवेशों के बीच की, तो हम दूरी नहीं लिख पा रहे हैं, हम दूरी नहीं लिख पा रहे हैं। हमको समझ आ गया, तुमको लल्लू लल्लू से सवाल कराते रहो, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। फिर परसेंटाइल आएगा 40 IIT में। तो ऐसे केसेस में बेटा ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन हम कब करते हैं, जब चीजें लगातार बदल रही हो, जर्रा जर्रा बदल रही हो। जैसे यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी लगातार बदल रही है, बदल रही है, तो हम क्या करते हैं, टेक्निक क्या होती है, सीखो इसको, है ना। अगर आप 11वीं क्लास अच्छे से पढ़े होते ना तो ये समस्या नहीं आती। और मैंने आप लोगों को कई बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा है कि बेटा जब आप 12th में आओ तो 11वीं का कंटेंट अच्छे से पढ़ लेना, एटलीस्ट मैकेनिक्स वाला भाग। जनवरी में आपका सिलेबस खत्म हो गया था अर्जुना का, आपके पास फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने थे, 3 महीने, बट आपने जाया कर दिए वो 3 महीने। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं दोस्तों, सीखो सीखो। हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, तो हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा, नन्ना मुन्ना सा एक टुकड़ा काटा यहाँ से, कितनी दूरी पर, कुछ भी दूरी ले लो, एक्स वाई एल, ये तो सिर्फ नाम होते हैं, नाम होते हैं। तो यहाँ से हमने एक्स दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। अब इस छोटे से टुकड़े की लंबाई, तो छोटा सा टुकड़ा है तो उसकी लंबाई बड़ी होगी क्या, उसकी लंबाई बड़ी होगी क्या, तो हम कहेंगे नहीं उसकी लंबाई बड़ी नहीं, उसकी लंबाई भी छोटी सी ही होगी, ठीक है। वो लंबाई क्या होगी, dx, है ना। जैसे आप बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमें बहुत सारा कंटेंट देना, सर हमें इतनी सारी चीज़ें बताना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ाना, बिल्कुल मास्टर के पास कंटेंट की कमी नहीं होती, मास्टर के पास अच्छे सवालों की कमी नहीं होती है। अब डिपेंड करता है कि जो सीखने वाला है ना वो कितना ताकतवर है। इतने में 3 सवाल हो जाते, सीखने वाला कितना सीखना चाहता है, कितना बुद्धिमान है, तो अभी 3 सवाल और हो जाते थे, हम अभी सवाल पढ़ के हुए। तो 30% लोगों को समझ नहीं आया, 10% होते तो हम नेगलेक्ट कर देते, छोड़ो समझ नहीं चाहते, स्पैमर हैं, किसी ने भेजा होगा, किसी हमारे कॉम्पिटिटर ने भेजा होगा इनको, ये लो 3000 रुपये, बैच ज्वाइन कर लेना। और पीडब्ल्यू के बच्चों को पढ़ने मत देना, पढ़ने मत देना। जब भी मास्टर कोई चीज़ पढ़ाए ना कह देना नहीं आया नहीं आया, फिर मास्टर फिर समझाए, फिर लिख देना नहीं आया नहीं आया, कारण है ना, बता रहा हूँ मैं कि जैसे ऐड देखे होंगे ना, कोचिंग के ऐड देखे होंगे, तो 1 महीने के लिए एक होर्डिंग है ना, बड़े बड़े से होर्डिंग लगे होते ना, 1 महीने में एक होर्डिंग लगाने का कितना पैसा लगता है, 50,000 रुपये। आपको किसी शहर में 1 महीने के लिए होर्डिंग लगवाना है, नॉर्मल शहर में तो 50,000 रुपये लगते हैं। अब मान लीजिए आपने 10 होर्डिंग लगवा दिए तो कितने रुपए लग गए भैया, 5 लाख रुपये, एक इकाई 2.5 सैकड़ा 10,000 10,000 लाख, 5 लाख रुपये लगेंगे उसके। तो वो क्या करता है, जो कॉम्पिटिटर होता है, जो भला नहीं चाहता है पीडब्ल्यू के बच्चों को, तो वो क्या करता है कि अच्छा ये 5 लाख रुपये हैं, हम ये बच्चों को दे देंगे। एक बैच कितने का आएगा, 3,000 का, तो 1 2 3 1 2 3 0 गए, लगभग 200 बच्चे आ जाएंगे, होर्डिंग नहीं लगवाएंगे 200 बच्चे आ जाएंगे।
अब इन दो से बच्चों का लो 3-3 हज़ार रुपये, है ना, बैच ले लेना, बैच PW में जाके, और क्या करना पड़ना नहीं, और ये बच्चे नहीं होते, बड़े बड़े लोग होते, बड़े लोग होते, स्पैमर बच्चे नहीं होते, टीम होती है अलग से। तो जब मास्टर पढ़ाए ना, तुम लिख देना समझ नहीं आया, तुम लिख देना बेटा जाके रॉन्ग रॉन्ग लिख देना, मास्टर कहते कोई सूरज है, तुम कहना नहीं नहीं चांद है, चांद है, तो पढ़ नहीं पाएंगे वहाँ के बच्चे, समझ रहे हो ऐसा। तो इसलिए वो 5-7% बच्चे ना, उनको उतना मान के नहीं चलता। ये हम दोबारा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 30% बच्चे थे। आइए आइए चलो, हम यहाँ पर थे x दूरी पर हमने छोटा सा टुकड़ा काटा। अब छोटा सा टुकड़ा काटा तो उसकी लंबाई भी छोटी सी होगी, और छोटी सी लंबाई को हमने क्या कहा, dx, और इस छोटे से टुकड़े में आवेश भी छोटा सा ही होगा। अरे भैया टुकड़ा छोटा सा है तो आवेश ज्यादा कैसे होगा, तो आवेश भी छोटा सा ही होगा, तो हमने कहा इसका छोटा सा आवेश कितना है, dq है, dq। अब आप फोकस करो सिर्फ इस आवेश पर जो q है, और ये छोटा सा आवेश dq, ये बहुत छोटा सा आवेश है dq इतना सा, इनके बीच की दूरी कितनी है होगा, तो हमने कहा इसका छोटा सा आवेश कितना है, dq है, dq। अब आप फोकस करो सिर्फ इस आवेश पर जो q है, और ये छोटा सा आवेश dq, ये बहुत छोटा सा आवेश है dq इतना सा, इनके बीच की दूरी कितनी है x, इनके बीच की दूरी कितनी है x, तो इनके मध्य लगने वाला बल, अब टुकड़ा छोटा सा है तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, तो हम कहेंगे k इंटू स्मॉल q इंटू डी क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी हमने कितनी मानी हुई है x, तो x का बल, ठीक है। ये सिंपल सा कूलाम का सूत्र ही है, ये कूलाम का सूत्र ही है, ठीक है। तो हमने लिख लिया। मैंने अभी जो आपका एग्जांपल दिया स्पैमर से वाला है ना, जो क्योंकि जो भी पूछ उल्टा बताने का, क्योंकि बेटा अभी मैंने ये सवाल करवाया था, ये सवाल पूछा था कि एक आवेश ये वाला, एक आवेश ये वाला, और बीच की दूरी कितनी है r, ये सीधा सूत्र है भैया। ये अभी कोई 10वीं क्लास का बच्चा होगा, उससे पूछ लो, वो सही बता देगा, वो सही बता देगा बेटा। अब हमारे पास अभी क्या आया है, df है, df, और हमें चाहिए f, तो हमसे किसी ने कहा कि इंटीग्रेशन कर देंगे अगर मास्टर आप, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ f बचेगा। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से k और q कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ये dq अपॉन x स्क्वायर बचेगा। अब dq का मान, क्योंकि dq तो सवाल में दिया नहीं है, वो तो हमने माना है, तो dq का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो dq का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यूनिटरी मेथड है ना, यूनिटरी मेथड, जिसमें अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, अपन क्या कहते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि हमने चलो 23 पेन कितने के लिए बेटा, 112 रुपए के या 113 रुपए के लिए, 23 पेन 113 रुपए के लिए, ठीक है। तो बताओ 6 पेन कितने के आएंगे, बताओ 6 पेन कितने के आएंगे। तो आप क्या करते हो, पहले एक पेन का रेट पता करते हो कि 23 पेन कितने के आ रहे हैं 113 के, तो एक पेन कितने का आएगा, समझना इसको, एक पेन कितने का आएगा 113 बटे 23 रुपए का, एक पेन कितने का आएगा। तो हम कहेंगे 6 पेन कितने के आएंगे, तो आप कहेंगे 6 पेन आएंगे, एक पेन का रेट इतना है इंटू 6, ये चीज़ समझ में आती है बेटा। हमने आपको 23 पेन का रेट बताया, और फिर आपसे 6 पेन का रेट पूछा कि 6 पेन कितने के आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ मास्टर ये बात तो हमें क्लियर है। अच्छा बताओ ये बात कितने लोगों को क्लियर है, हम सब समझाऊँ, सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए, कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी समझ लो इस टाइप के आगे भी सवाल आएंगे बहुत सारे, तो जितना फैलना है अभी फैल लो, आगे अपन नहीं फैलेंगे, आगे अपन डटे रहेंगे मोर्चे पर। हम सब समझाऊँ, ये बात कितने लोग को समझ में आई? ये वही 5% लोग हैं बेटा, तुम दुकान ही मत खोलना, दुकान ही मत खोलना, तो ऐसा। तो यहाँ पर तो बात हो रही थी पेन की, अब पेन की जगह हम ये आवेश में खेलते हैं, किस में खेलते हैं बेटा, आवेश खेलते हैं, ये क्या हो गया, आवेश में खेलते हैं। तो देखो आवेश में खेलें इसी चीज को, हमें क्या निकालना है, dq का मान, dq किस लंबाई का आवेश है, dx इकाई लंबाई का आवेश है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि l इकाई लंबाई में, l इकाई लंबाई में आवेश कितना है मास्टर, तो ये है q, है ना, ये l इकाई लंबाई में आवेश कितना है q, तो एक इकाई लंबाई में कितना आवेश हो जाएगा, तो एक इकाई लंबाई का आवेश हो जाएगा q अपॉन l, जिसको हम लैम्डा भी कह देते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, क्या कह देते हैं बेटा, लैम्डा भी कह देते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है dx इकाई लंबाई का आवेश, तो dx इकाई लंबाई में कितना आवेश हो जाएगा, तो dx इकाई लंबाई का आवेश हो जाएगा, तो एक इकाई लंबाई का आवेश q अपॉन l इंटू dx, तो dx इकाई लंबाई के आवेश को ही हम क्या कह रहे हैं, dx इकाई लंबाई के आवेश को ही हम क्या कह रहे हैं, dq, तो dq का मान हो गया q अपॉन l इंटू dx, तो dq का मान हमें मिल गया है, dq का मान कितना आ गया बेटा, चलो अभी इसको भी अंदर ही बना रहे हैं इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन k q और dq की जगह हमने क्या लिखा, q अपॉन l इंटू dx अपॉन x स्क्वायर। अब लिमिट लगाने की बारी आई है, लिमिट का मतलब है कि आप ये जो टुकड़ा है वो सबसे पास में कहाँ काट सकते हो और सबसे दूर कहाँ काट सकते हो। हर्षित बेटा आप कमेंट मत करना, आप सुन लो जो मैं बता रहा हूँ बेटा, कृष्णा अभी कमेंट मत करना, आप तुमको क्लियर हो गया, और भी तो है, ठीक है। तो लिमिट सोचो, ये आगे भी काम आएंगे, लिमिट सोचो बेटा, तो लिमिट कैसे करोगे, लिमिट सोचो, लिमिट कैसे लगाओगे, तो लिमिट हम ऐसे लगाएंगे कि टुकड़ा देखो सबसे पास में कहाँ काट सकते हैं, सबसे पास टुकड़ा बेटा हम यहाँ काट सकते हैं, और सबसे दूर टुकड़ा हम यहाँ काट सकते हैं। क्या यहाँ टुकड़ा काट सकते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ टुकड़ा काट के क्या करोगे, यहाँ तो आवेश ही नहीं है, तो यहाँ टुकड़ा थोड़ी ना काट पाओगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लिमिट 0 से d तक, कुछ कह रहे हैं 0 से l तक, नहीं, लिमिट ले टुकड़ा यहाँ, सबसे पास टुकड़ा यहाँ काट पाएंगे, सबसे दूर टुकड़ा यहाँ। तो अगर हमने यहाँ टुकड़ा काटा तो इस टुकड़े के लिए इस टुकड़े और आवेश के बीच की दूरी क्या हुई, तो आप कहेंगे सर ये d हुई है, d छोटा d। सबसे दूर टुकड़ा हम कहाँ काट सकते हैं, यहाँ पर, तो सबसे दूर वाला टुकड़ा और आवेश के बीच की दूरी, सबसे दूर वाला टुकड़ा और आवेश के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, d प्लस एल। तो लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, d से लेके d प्लस एल तक, तो f इज इक्वल टू आप कैसे लिख लेंगे, तो k कांस्टेंट है, हाँ मास्टर k कांस्टेंट है, इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन l, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर dx, और यहाँ पर लिमिट d से लेके d प्लस एल तक, अब ये इंटीग्रेशन करना आपको आता है, हमने आपको सिखाया है, हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं आपको आना चाहिए, नहीं हमने सिखाया है,
तो आपको आना नहीं चाहिए, आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो इंटीग्रेशन अब आपको करना है। मैंने शायद इसमें एल 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 नहीं लिखा है, कुछ नहीं छोड़ा है। तो एक सॉल्यूशन आपके पास, वो मैंने एक बार इंटीग्रेशन किया ही है बेटा, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करना बता ही है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया, रिपीट किया है, रिपीट। अब खेल जाओ भैया थम्स अप थम्स डाउन, अब खेल जाओ थम्स अप थम्स डाउन। अगर अभी भी नहीं समझे तो भैया हम कुछ ना कर सकें, अभी भी नहीं समझे तो अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आई एम मददलेस, आई एम मददलेस। आओ अब देखो, लंबित आवेश द्रव्यमान निकाय की संतुलन अवस्था। लंबित, लंबित मतलब लटके हुए, लटके हुए। अब हम आवेश को लटका रहे हैं, पहले आवेश रखे होते थे, अब हम आवेश को क्या कर रहे हैं बेटा, लटका रहे हैं। शाबाश शाबाश, आवेश को लटका रहे हैं। तो देखो हमारे पास एक डोरी थी, हमने आवेश लिया ऐसे रखा, और दूसरा आवेश हमने ऐसे लिया, इधर लटका दिया। समझना बेटा, ध्यान से, ध्यान से समझना। ऐसे हमने आवेश को लटका दिया, ठीक है, ओके। तो क्या आवेश नहीं रहेंगे? तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, आवेश को आपने ऐसे लटकाया है तो इनमें प्रतिकर्षण हो रहा होगा, प्रतिकर्षण तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। और अगर ग्रेविटी नहीं हो, गुरुत्व नहीं हो, इनको कोई रोकने वाला नहीं हो, इसकी लंबाई एल, इसकी लंबाई एल, अगर इनको कोई रोकने वाला नहीं हो तो एक आवेश यहाँ चला जाएगा, दूसरा आवेश यहाँ चला जाएगा। ये कील है जिससे हमने इन आवेश को लटकाया है, ये वाली लंबाई एल, ये वाली लंबाई एल, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। और इधर एक कोण 180 डिग्री सीधे हो जाएंगे, मतलब ये दो आवेश थे, प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण हुआ तो ऐसे सीधे हो गए, दूर दूर एक दूसरे से जितना अधिकतम दूर जाना चाहे उतना दूर जाएंगे। अगर ये रस्सी से नहीं बंधे होते ना तो ये आवेश इधर भाग जाता अनंत पर, इधर भाग जाता भिंड, और ये आवेश इधर भाग जाता भांडेर, ये इधर भाग जाता और ये इधर भाग जाता, बहुत दूर चले थे, बहुत दूर। लेकिन इनकी मजबूरी है, बेचारे बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं, तो इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अब देखो अगर ग्रेविटी भी हुआ, भार है ना, हम पृथ्वी की सतह पर ही कर रहे हैं, तो इधर क्या होगा, इनका द्रव्यमान अगर m है तो यहाँ पर बल लगेगा mg, यहाँ पर भी बल लगेगा होगा mg। अगर ग्रेविटी भी है तो mg लगेगा। तो बेटा ये सीधे ऐसे नहीं हो पाएंगे, ये कील से कुछ इस तरीके से लटके हुए होंगे। mg इसको नीचे खींच रहा होगा, mg क्या कर रहा होगा बेटा, इसको नीचे खींच रहा होगा, तो इस तरीके से, है ना। स्थिर विद्युत बल है ना, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल, वो तो इधर होता, ठीक है। भार नीचे होता तो परिणामी बल कहाँ लगता है, इधर, तो ये इधर होता, ये इधर होता, ठीक है। एक जो सीधा कब होता, जब भार नहीं होता, तो भार नहीं होता तो, अगर भार होगा तो ये आवेश इस तरीके से लटके हुए होंगे, बरोबर। तो आइए अब मैं प्रॉपर डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, मेरा साथ देना। किसका साथ देना, मेरा। तो हमने कहा हमारे पास दो डोरियां थी, इन दो डोरियों से हमने दो आवेश लटकाए, इन दो डोरियों से हमने दो आवेश लटकाए हैं बराबर बराबर, ठीक है। एक केस है, केस 1 कि कणों के द्रव्यमान, कणों का द्रव्यमान व आवेश समान है, कणों का द्रव्यमान व आवेश समान है। सीखना, कणों का द्रव्यमान व आवेश समान है, द्रव्यमान mm। तो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है। इस साम्यावस्था में, मतलब जब आवेश रुक गए हैं तो इस साम्यावस्था में आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी कुछ मान लीजिए कितना है, बरखुरदार r। इन आवेशों के बीच की जो दूरी है ये मान लीजिए कुछ r है, कितनी है, r। ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण भी थीटा, ये वाला कोण भी थीटा। चलो हमने कहा ये वाला कोण θ1 और ये वाला कोण θ2, θ1 और θ2 बेटा बराबर होंगे, अपन सिद्ध कर सकते हैं आगे चलते, हम सिद्ध कर देंगे कि θ1 और θ2 बराबर होंगे, इधर वाला कोण θ1, इधर वाला θ2 बराबर बराबर होंगे। अब देखो अभी किसी भी एक आवेश को पकड़ें तो देखो 11वीं क्लास का उपयोग आ गया यहाँ पर, 11वीं क्लास का उपयोग। हम यहाँ पर किसी भी एक आवेश को अगर पकड़ते हैं तो एक आवेश को पकड़ते हैं तो उस पर कितने बल लग रहे होंगे, एक आवेश पर कितने बल होंगे, काउंट करके बताएगा कोई? एक लिख रहे सर आप और अच्छा पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता बेटा, हमको इतना ही आता है, इतना ही सिखाया हमारे घर वालों ने। ये तो अपने मन से कोई लिख रहा है कोण 30 डिग्री है, कोई लिख रहा है 60 डिग्री है, कौन सा नियम लगा के निकाला पता नहीं, भगवान जाने कितने बल लग रहे होंगे, ठीक है। तो तुम हो गई। तो देखो इस पर आवेश क्यों है, इस पर भी आवेश क्यों है, तो इसमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा, जिसे हम स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण का बल कहते हैं। Fe, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला बल, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, Fe। कोई हमसे कहा कि मास्टर अगर हिम्मत हो तो Fe का मान बताओ, हमने कहा हिम्मत की बात करते हो, हिम्मत की बात करते हो, वो भी हमसे, तो ये Fe का मान हो गया बेटा, क्या हो गया, Fe का मान, बरोबर। अब इसके अलावा इनका द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान के कारण जो बल आता है उसको हम कहते हैं भार। दोनों का द्रव्यमान समान है mm, तो भार कितना हो गया भैया, mg हो गया, भार कितना हो गया, mg। तो अब ये रस्सी से लटके हुए हैं, रस्सी से, तो रस्सी से लटके हैं तो रस्सी में भी बल आएगा, रस्सी में भी बल आएगा। रस्सी में आने वाला बल का नाम बताओ सर, रस्सी में आने वाला बल, रस्सी में आने वाला बल तनाव बल कह रहा था, हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, रस्सी से लटके ना तो रस्सी में तनाव बल आएगा T, इधर तनाव बल T, या चलो हमने इसको मान लिया T1, इसको मान लिया T2, इसको मान लिया T1, इसको मान लिया T2, ओके ठीक है मास्टर, ठीक है। अब संतुलन में अपन क्या करेंगे, घटक करेंगे, अपन घटक करते हैं, एक एक करके ना दोनों आवेशों को अपन देखते हैं। तो पहले हमने इस आवेश पर बल संतुलन किया, तो बल संतुलन में अपन क्या करते हैं, एक्स दिशा में और वाई दिशा में बलों को तोड़ लेते हैं। ये पहले से वाई में है, ये पहले से एक्स में है, ये बेचारा टी ना एक्स में है ना वाई में है, तो हमने टी के घटक कर लिए। घटक करना मैंने सदिशों में आपको सिखाया था। तो घटक करने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन चाहिए, ये वाला कोण θ1 है तो ये वाला कोण भी बेटा θ1 होगा। तो इधर ये वाला कोण θ1 है तो ये वाला घटक हो जाएगा T1 cos θ1 और ये वाला घटक हो जाएगा T1 sin θ1। ये क्लियर। इसी प्रकार से बेटा हम इधर देखो Fe एक्स में है, Mg वाई में है, इधर घटक करेंगे। तो मैक्सिमम बच्चे लिख रहे थे दो बल लगेंगे, तो बेटा बल दो नहीं बल तीन लगेंगे। कौन कौन से, तनाव बल, Mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कोण θ2 है तो ये वाला कोण भी θ2 होगा, ये वाला घटक हो गया T2 cos θ2 और ये कितना हो गया बेटा T2 sin θ2, T2 sin θ2। अब अपन एक एक करके दोनों आवेशों के लिए खेलेंगे, ठीक है।
दोनों कणों के लिए खेलेंगे। क्या खेलेंगे? कबड्डी? नहीं, कबड्डी नहीं, बल संतुलन। हमने कह दिया एक कण पहला है और एक कण दूसरा है, नाम दे दिया पहला दूसरा। तो कण 1 के लिए, कण 1 के लिए यहां पर खेलेंगे अपन, और यहां पर अपन खेलेंगे कण 2 के लिए, कण 2 के लिए, कण 2 के लिए। इधर कण 1 के लिए और इधर खेलेंगे बेटा हम कण 2 के लिए। तो खेलना स्टार्ट करें खिलाड़ी भैया बने। तो करना क्या है? बल संतुलन करना है। बल संतुलन में अपन क्या कहते हैं? ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, आगे वाले बल बराबर पीछे वाले बल, है ना? ये गाना होता था अपना। बल संतुलन करना है कि ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल और आगे वाला बल बराबर पीछे वाला बल। यस, ठीक है। हाँ, तुम्हारा 11वीं क्लास में डब्बा गोल है, तुम्हें पता ही नहीं है टी क्या होता है, एमजी क्या होता है। तो भाई 11वीं पढ़ लेना। अगर आईआईटी की तैयारी करना है तो बोर्ड की करना है, सिर्फ बोर्ड की तैयारी करना, तो बोर्ड के लिए नहीं है भैया ये सवाल। ये सवाल तुम्हारे बोर्ड के लिए नहीं है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमने कहा इधर बल कौन सा है T1 और इधर कौन सा है Fe। तो एक समीकरण हमारे पास होगा T1 इज इक्वल टू T1 साइन थीटा, T1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू Fe। दूसरा क्या है? ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, ऊपर की दिशा में बल कौन सा है T1 cos थीटा 1 और नीचे कौन सा बल है mg। नीचे कौन सा बल है mg। बेटा इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने 11वीं बर्बाद कर लिया तो आईआईटी के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से 11वीं बर्बाद कर लिया तो 12वीं तो अपने आप बर्बाद हो गया। 12वीं बेटा अपने आप ही बर्बाद हो गया अगर 11वीं बर्बाद कर लिया तो। एटलीस्ट बेसिक चीजें। अब बहुत से लोग होंगे कि सर हमको mg नहीं पता, तो बेटा गड़बड़। हमको तनाव नहीं पता, तो गड़बड़। ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं 11वीं क्लास की। कण 2 के लिए, तो कण 2 के लिए हम एक समीकरण बनाएंगे। तो कण 2 के लिए भी इधर वाला बल बराबर इधर वाला बल, तो T2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू Fe। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा बेटा? ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, तो T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू mg। ये दो समीकरण हो गए, ये दो समीकरण हो गए। अब देखो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे। इस समीकरण बन गया। आपसे जो भी पूछा जाएगा आप इन समीकरण की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। जो भी पूछा जाए दुनिया में आप इन समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। थीटा पूछा जाए तो थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं, थीटा पूछा जाए तो थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं, T1 पूछा जाए तो T1 भी ज्ञात कर सकते हैं, सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 और 2 का भाग कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को भाग कर रहे हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 और 2 का भाग करेंगे तो P1 बन गया। तो साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा Fe अपॉन mg, Fe अपॉन mg। और वास्तव में साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 क्या हो गया? tan थीटा 1, tan थीटा 1, tan थीटा 1। तो tan थीटा 1 बराबर क्या हो गया? Fe अपॉन mg। यहाँ पर भी अगर हम 1 और 2 समीकरण का भाग करते हैं, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर देते हैं, तो इन दोनों का जब आप भागाकार करोगे बेटा, इनको भागाकार करोगे तो T2 विल कैंसिल आउट, T2 कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा साइन थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2 इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, Fe अपॉन mg, Fe अपॉन mg। और ये बेसिकली क्या हो गया? tan थीटा 2, tan थीटा 2। हमने इसको कह दिया समीकरण नंबर कौन सा? A, और इसको कह दिया समीकरण नंबर कौन सा? B। तो समीकरण A और B से देखो, समीकरण नंबर A क्या है? दैट tan थीटा 1 इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। ये समीकरण नंबर A है बेटा। और समीकरण नंबर B क्या है? tan थीटा 2 इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। ये समीकरण नंबर B है। तो समीकरण A व B से आप कह सकते हैं कि थीटा 1 बराबर थीटा 2, या आप ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 और थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 बराबर थीटा 2। समझ गए? तो ये अपन ने सिद्ध कर लिया। तो आगे से याद रखेंगे कि थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होते हैं, थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होते हैं, ठीक है। अब कोई कहे कि हमें T1 और T2 के मान बताओ, T1 और T2 के मान बताओ, तो बेटा देखना यहाँ पर T1 और T2 भी बराबर ही आ जाएंगे, T1 और T2 ही बराबर ही आ जाएंगे। अच्छा, इसको हम समीकरण 1 डैश कह देते हैं, इसको 2 डैश, 2 डैश, 2 हो गए ना। समीकरण 1 2, समीकरण 1 डैश 2 डैश, 1 डैश 2 डैश, ठीक है। अब देखो किसी ने कहा कि सर हिम्मत है आप में, हिम्मत है आप में, अगर आप भारत माता के सपूत हैं, मैं हिम्मत है, तो T1 का मान निकाल के बताओ, T1 का मान। हम कहेंगे देखो ये चैलेंज कर रहे हो बेटा, अभी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाएगी, चैलेंज कर रहे हो, आओ। तो हम कहते हैं कि समीकरण 1 का वर्ग किया और समीकरण 2 का वर्ग, है ना, कैलकुलेटिंग T1। तो T1 हम ज्ञात करते हैं, तो पहले समीकरण का वर्ग प्लस दूसरे समीकरण का अपन वर्ग करते हैं ऐसा, और इनको जोड़ देते हैं। तो पहले समीकरण का वर्ग किया तो T1 स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। सर थीटा नहीं, थीटा 1 आएगा, थीटा 1 हम सिद्ध कर चुके हैं थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, इति सिद्धम। और चलो आप तब भी थीटा 1 लिखना चाहते हो लिख लो। इधर T1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। सर ये क्या कर रहे हो? कुछ भी जो मन में आ रहा है वो लिखे जा रहे हो, जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रहे हो, तो मैं सुनो इनका वर्ग करके ऐड कर रहे हैं। तो इसका वर्ग हो जाएगा T1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर, इसका वर्ग इधर Fe स्क्वायर। तो इनका वर्ग किया, जोड़ दिया, वर्ग करके जोड़ रहे हैं, वर्ग करके इनको जोड़ रहे हैं। ये देखो अमित, ओ अमित तुम बेटा अपना नाम बदल लो, नाम क्यों बेइज्जती कर रहे हो अमित नाम की? वो लिख रहा है रूट Fe प्लस रूट mg, वर्ग करना है, वर्गमूल नहीं पगलू, ओ पगलू। तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके हमने जोड़ दिया। तो जैसे हमने जोड़ा हमें एक चीज चमकी, किसमें से T1 स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ बचा है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो आप इस दुनिया में किसी से भी, इंक्लूडिंग आलिया भट्ट से भी पूछोगे किसकी वैल्यू क्या है, तो वो बता देगी, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। और T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T1 की वैल्यू आ जाएगी रूट Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर सी, ओके। अब हमने T1 निकाल लिया। अब हमको फिर किसी ने चैलेंज किया कि मास्टर चलो T1 तो ठीक है, हिम्मत हो तो T2 निकाल के बताओ। अगला हिम्मत की बात कर रहा है, कैलकुलेटिंग T2।
तो T2 ज्ञात करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 डैश था, 1 डैश इसका वर्ग करो, और समीकरण जो 2 डैश हम कह रहे थे इसका वर्ग करो, और इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दिया जाए। तो समीकरण 1 डैश इसमें क्या था, T2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस T2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू FE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अब देखो यहाँ से हमने T2 को कॉमन ले लिया, मतलब T2 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, FE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। अब जो जितने भी मतलब यहाँ पर जो बच्चे किराए से आए, किराए से भेजे गए इसमें स्पैमिंग करने की, उनसे भी पूछो, वो भी बता देंगे इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 होता है। इतनी तो क्या बोलते हैं, खुददारी सभी में होती है कि नहीं नहीं ये तो पता है, ये तो सही बताना ही पड़ेगा, हम अपने मालिक के साथ गद्दारी कर देते हैं, ये तो हमें बताना ही पड़ेगा। तो T2 स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी बेटा 1, ये कितना आया, FE, हे भाई साहब, FE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो T2 की वैल्यू कितनी हुई बेटा, T2 की वैल्यू हो गई है, ये ऐसा नहीं कि अब आपको तरीका पता होना चाहिए, सवाल में पता नहीं किस चीज़ का मान पूछ ले, हो सकता है T1 T2 का ही मान पूछ ले। अच्छा, इस समीकरण को हम कह देते हैं समीकरण नंबर डी। तो समीकरण C ब D से आप क्या कह सकते हैं कि T1 और T2 भी बराबर होंगे, T1 और T2 भी बराबर होंगे, ठीक बा, हाँ मास्टर ठीक बा, T1 और T2 भी बराबर होंगे, है ना। देखो इधर से रूट के अंदर FE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, इधर रूट के अंदर FE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ठीक है। FE का मान तो सेम है ही दोनों के लिए, ये रहा FE का मान, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बराबर। तो T1 और T2 बेटा बराबर होगा, ठीक है, ओके। तो बी केयरफुल ना, ध्यान देना। चलिए तो ये दोनों बेटा बराबर होंगे। तो एक चीज समझना कि जैसे आप कहीं से इतना सारा सवाल, इतना चीज बेटा इतना नहीं पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। मेन कहानी यही खत्म होगी, पहला समीकरण बनाया, दूसरा समीकरण बनाया, पहला डैश समीकरण, दूसरा डैश, पहले कण के दो समीकरण, दूसरे कण के दो समीकरण किसके, संतुलन के, साम्यावस्था के। साम्यावस्था में क्या, नेट बल जीरो मतलब ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, आगे वाला बल बराबर पीछे वाला बल, याद है। बस हमारा काम, मास्टर का काम ही खत्म हो गया। अब सवाल में जो पूछा जाए उसके अनुसार आपको सॉल्व करते जाना है, उसके अनुसार बेटा आपको सॉल्व कर जाना है। इस लाइन के बाद मास्टर का काम खत्म। आपको मान लीजिए थीटा पूछा है तो टी गायब करना है, तो भाग कर दो, दिमाग लगाओगे ना, थीटा पूछा है मतलब हम टी को गायब करें, क्या करें, भाग कर दो, टी कट जाएगा, ठीक है। या आपसे मान लीजिए टी पूछा जाता और थीटा गायब करना होगा, तो टी पूछा जाए थीटा गायब करना है, तो बेटा क्या करो, इनको वर्ग करके जोड़ दो, तो देखो थीटा गायब हो गया, थीटा गायब हो गया, टी बचा। तो इतना सोचना होता है किसको, जो पढ़ाई कर रहा है उसको, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब देखो इसमें हम एक केस लेके और करवाते हैं, फिर एक केस आपको होमवर्क में देंगे, एक केस फिर हम आपको होमवर्क में देंगे, किसका, लटके हुए आवेश का। केस 2 में यदि कणों के द्रव्यमान, कणों के द्रव्यमान व आवेश समान न हो, आवेश व द्रव्यमान बेटा समान ना हो, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई लव यू। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे 90-85% तक का उम्मीद था, आप उम्मीद से बेहतर निकले। अब क्या है, वही केस, अगर किसी बच्चे को पिछले सवाल में कोई कंफ्यूजन रह गया, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो इसमें देखना बिल्कुल वही केस लेके चल रहे हैं, रस्सी से लटकाएंगे। अब कणों के आवेश अलग अलग और द्रव्यमान भी अलग अलग, तो क्या सीन होगा भैया, लटकाओ इनको, लटका दो सर, लटका दिया। भबरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, जू 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 जू। इनके बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है, r है, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, r। इधर बल लगेगा FE और इधर बल लगेगा FE। हम आप कहते हैं सर अगर विपरीत किस्म के बल होते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमने कहा फिर तो कोई मतलब नहीं निकलता, अगर विपरीत बल होते पॉजिटिव एक नेगेटिव आके चिपक जाते। हाउ सर, कोण, तो हमने कहा कोण भी मान लो, शर्माना क्या है इसमें, एक साइड का कोण हमने θ1 मान लिया, दूसरे साइड का कोण θ2 मान लिया, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। फिर से अपन देखेंगे बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। फिर हमसे किसी ने कह ही दिया कि मास्टर अगर हिम्मत वाले हो ना तो FE का मान लिखो, हमने कहा मास्टर से हिम्मत की बात मत किया करो, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 कैसे, हमने कहा आवेश अलग अलग है, ठीक है। इसका आवेश हमने क्या मान लिया, ये आवेश कितना Q1 और इसका द्रव्यमान कितना बेटा M1, है ना। कणों के द्रव्यमान व आवेश समान नहीं है, इसका द्रव्यमान कितना M2 और आवेश कितना Q2। तो यहाँ पर भार लगेगा सर, बिल्कुल भार तो लगेगा ही, पृथ्वी पे है तो भार लगेगा M2 जी, यहाँ पर भार लगेगा बेटा कितना M1 जी। देखो बेटा जिनका 11th बर्बाद है तो प्लीज मैकेनिक्स तक की चीजें, रोटेशन की चीजें मंजिल बेसिक कवर कर लेना। अब देखो शायद आपका कल फिजिक्स का लेक्चर नहीं है, परसों नहीं है, संडे को नहीं है, तो 2-3 दिन की छुट्टी है, तो फिजिक्स की एटलीस्ट। अभी आपके स्कूल भी नहीं चल रहे हैं, है ना। वैसे भी कोशिश करना बेटा स्कूल ना जाना पड़े तो बढ़िया, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे घर पर। पढ़ा तो सर स्कूल की पढ़ाई छूट जाएगी भैया, हम सब पढ़ा देंगे, आपके स्कूल का, आपके ट्यूशन का, इधर का उधर का, जितना भी चीज़ आप पढ़ सकते हो ना इस दुनिया में, है ना, इस दुनिया में 12वीं क्लास में अलग अलग जगह जाकर वो सारी चीज़ हम यहीं पढ़ा देंगे आपको, सारी चीज़ पढ़ा देंगे। सच कह रहा है मास्टर, पढ़ा देगा सारे चैप्टर, टेंशन मत लो। लेकिन मान लीजिए आपको मजबूरी में स्कूल जाना भी पड़ रहा है, तो बेटा शायद हमको लगता है कि अभी मई जून में छुट्टियां होती हैं, हमारी तो होती थी, तो इस टाइम में हम फिजिक्स की बात कर रहा है, फिजिक्स की नहीं सर, मैथ पढ़ा दो सर, केमिस्ट्री पढ़ा दो, इंग्लिश, हिंदी में, बायोलॉजी जूलॉजी पढ़ा दो मास्टर, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो मंजिल सीरीज से आप कवर कर लें, मंजिल सीरीज यूट्यूब पर है, PW हिंदी मीडियम चैनल, वही अपनी प्यारी सी चैनल,
हिंदी मीडियम चैनल पर आप सर्च करेंगे मंजिल सीरीज, मंजिल सीरीज। उसमें एक चैप्टर एक शॉर्ट में है, एक चैप्टर एक ही क्लास में खत्म है। सर एक चैप्टर को एक क्लास में खत्म कर दिया है, एक चैप्टर को एक क्लास में खत्म कर दिया, कैसे कर दिया, पढ़ाई नहीं होगा भैया। सुनो, आप यूट्यूब पे चले जाना, यूट्यूब पर, इंडिया ही नहीं पूरा विश्व, पीडब्ल्यू नहीं, इंडिया नहीं पूरे विश्व में आप देख लेना कि किसी भी सीरीज में इतने घंटे की पढ़ाई, इतने घंटे की पढ़ाई वन शॉट में सारे चैप्टर सुना के कहीं मिल जाए तो बताना, मिल जाए तो बताना। मंजिल सीरीज बड़े से 10 से पढ़ाइए बेटा। शाम को 5 बजे शुरू करता था, शाम को 5 बजे, रात को कभी 3 बजे खत्म हो रही है, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 5 बजे। 12-12 घंटे के लेक्चर हैं, 10-10 घंटे के लेक्चर हैं, 8 घंटे के भी हैं, 11 घंटे के भी हैं, और कोई छोटा मोटा टॉपिक हुआ तो 5 घंटे के भी हैं। तो उसे कवर कर लो भाई। 11वीं क्लास, समय है अभी, 2 महीने की छुट्टियां, जुलाई में शायद स्कूल खुलेंगे, तो मई और जून का समय है, कवर कर लोगे भैया, कवर कर लोगे 2 महीने में। और हिंदी इंग्लिश का लोड मत लो, हिंदी इंग्लिश तो सब हो जाएगा बाद में यार। पीडब्ल्यू वाले यूट्यूब पर पढ़ा देते हैं हिंदी इंग्लिश, तो फ्री में। ये कौन था कुछ लिखा ना किसी ने कि टाइम पास वाला। अच्छा टाइम लाइन दे दो यार भाई, वो देख लेना मंजिल सीरीज पे जाके, मिल जाएगा। कैसी बात कर रहे हो, कर सकते हो वहाँ से। चलो आइए, तो भाई देखो बेटा, 12 घंटे लोग ना एक जगह खड़े नहीं रह सकते हैं इन जनरल, मतलब एक आध बार हो गया, आप एक आध लेक्चर लेना हो तो आप 12 घंटे ले लो, 14 घंटे ले लो, 18 घंटे ले लो, 20 घंटे ले लो, एक ही लेक्चर लेना है। उसमें 28-29 लेक्चर है, 28-29 लेक्चर, कोई 10 घंटे का, कोई 11 घंटे का, कोई 12 घंटे का, कोई 11.5 घंटे का। आओ तो देखो भाई, यहाँ पर और कौन सा बल होगा सर, तनाव नहीं होगा क्या? तनाव हमका बिल्कुल होगा तनाव। इसमें तनाव T1 है, इसमें तनाव T2 है, इसमें तनाव T2 है। और मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको लगे, आपके पास यूट्यूब है, आपका पर्सनल खुद का यूट्यूब है, जाके सर्च कर लेना, टाइम ऐड करते जाना सभी लेक्चर्स का, और देख लेना ऐड करके कि हम पूरी यूट्यूब पे छान मारना कि अच्छा इससे बड़ी सीरीज कोई मिल जाए। तो मैंने इसलिए बनाई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, उसके कोई चार्ज वगैरह नहीं है, क्योंकि हर साल समस्या आती थी कि सर हमारा 11th बर्बाद है, हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। वैसे उसमें 11th और 12th दोनों है, आप सिर्फ 11th पढ़ना। तो हमने कहा कि इसका परमानेंट हम सोल्यूशन हम दे ही देते हैं, आप यूट्यूब पर पढ़ लो फ्री में, हमें वो हमेशा रहेगा। 11th बर्बाद है, कूद का मंजिल सीरीज पर। T2 साइन थीटा, घटक कर रहे हैं बेटा, घटक cos थीटा 2, ये T1 साइन थीटा 2, T1 साइन, अरे पगले अमित, इधर ऊपर आएगा cos, नीचे आएगा साइन, हम भावना में बह गए थे। अरे फिर देखो बह रहे हो, cos थीटा 1 और इधर साइन थीटा 1, cos थीटा 1 साइन थीटा 1, ऐसा ठीक है। चलिए अब फिर वही कहानी, घटक बटक कर लिए। देखो mg में कोई चेंज नहीं, मतलब इधर m1g इधर m2g बस बदल गया, इधर Fe बराबर होगा, जो आप इस पर बल लगेंगे बराबर तथा विपरीत। ये वाला Fe इसने इस पे लगाया, तो ये वाला भी इसको छोड़ेगा नहीं, Fe इस पर भी लगेगा उधर, बराबर तथा विपरीत। ठीक है, मंजिल वैसे अर्जुना वैसे भी कर सकते हो, अर्जुना बैच में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, अब आप देख लेना आपको जहाँ से भी करना हो, लेकिन कर लो भैया, तभी सिलेक्ट हो पाओगे। 12th के साथ सिलेक्शन होना है ना, तो बेटा हो जाओगे सिलेक्ट, लेकिन वो कर लो जो कहा गया है। चलिए तो कण 1, इधर कण 1 की बात करते हैं, और यहाँ पर कण 2 की बात कर लेते हैं। बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ जो कि पिछले सवाल में हमने किया, मैं बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। तो कण 1 के लिए आगे वाला, अरे T2 कौन लिख गया, T2 कौन लिख गया, कौन बेवकूफ़ आया था इधर T2 लिखने, बेवकूफ़ लिख गया कोई, बेवकूफ़ आदमी पगला। मैं नहीं था भाई, मैंने नहीं लिखा, मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ। चलो तो इधर का बल कितना है, T1 साइन थीटा 1, इधर का बल कितना है Fe, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या लिखेंगे, T1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू m1g। ठीक है, यहाँ पर समीकरण हम बनाएंगे तो 1 डैश समीकरण को अपन ने क्या कह दिया, T2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू Fe, और 2 डैश समीकरण को हम क्या कहेंगे, T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू m2g। क्या इस केस में भी थीटा 1 और थीटा 2 आपको बराबर दिख रहे हैं? तो आओ चेक करते हैं। हमने कहा इनका भागाकार करो, 1/2 करो, 1 का 2 में भाग दे दो, तो T1 उड़ी बाबा, ये क्या बचेगा, साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 इज इक्वल टू Fe अपॉन m1g, और इसको ये क्या हो गया, बेसिकली tan थीटा 1 हो गया, इसको समीकरण 1 कह देते थे हम। ठीक है, और यहाँ पर भी समीकरण 1 डैश डिवाइडेड बाय 2 डैश कर दीजिए, शर्मा मत कर दीजिए। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, अरे भैया cos थीटा 2 इज इक्वल टू, डिवाइड किया, ये क्या हो गया, Fe अपॉन m2g, और इसको आप कह सकते हो tan थीटा 2, क्या बराबर है, इसको समीकरण b कह दो, तो क्या tan थीटा 1 और tan थीटा 2 बराबर है? यस और नो, बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे नहीं सर बराबर नहीं है, तो इस बार ये बराबर नहीं निकले। ठीक है, क्योंकि tan थीटा 1 क्या है, Fe अपॉन m1g, tan थीटा 2 क्या है, Fe अपॉन m2g। अगर m1 और m2 बराबर होते, m1 m2 बराबर होते तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो जाता है, बट m1 और m2 बराबर नहीं है। तो थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, m1 m2 पर। आवेश से कोई लेना देना नहीं है ना, Fe तो सबके लिए सेम है, Fe दोनों कणों के लिए सेम है, बस m पर डिपेंड कर रहा है कि अगर m बराबर नहीं है तो बराबर। अब ऐसे बेटा अगर हम तनाव की बात करें, ठीक है, तो देखो पहले तो हम लिख देते हैं समीकरण ए बी से, समीकरण ए बी से अपन क्या लिखेंगे, tan थीटा 1 is not equal to tan थीटा 2, it means थीटा 1 will not be equal to थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 बेटा इस बार बराबर नहीं होंगे, बेचारे इस बार बराबर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है मास्टर, ठीक है। व्हाट अबाउट द टी, तो देखो टी की वैल्यू वैसे ही अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग किया और समीकरण 2 का वर्ग किया, इनको जोड़ दिया, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, पहले कितनी आई थी सर, ये आई थी Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा, m1g का स्क्वायर, ओहो ये T1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम समीकरण 1 डैश का स्क्वायर करें, समीकरण 1 डैश का स्क्वायर करें और उसमें ऐड करते हैं समीकरण 2 डैश को, ठीक है, तो आपको T2 मिल जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट Fe स्क्वायर प्लस m2g का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण सी कहते थे, इसको हम समीकरण डी कहते थे। बेटा एक बार मैं बता चुका हूं इसको पूरा सॉल्व करके कि वर्ग करके जोड़ दो, जैसे वर्ग करके जोड़ोगे साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 0 हो जाएगा। अरे पागल घंटा कर श्याम, ये क्वेश्चन नहीं है तो क्या है,
एक क्वेश्चन नहीं है तो क्या मैं यहाँ पर गीता लिख रहा हूँ? श्रीमद् भगवत गीता। गधे, क्यों बेइज्जती करवाते रहते हो? तुम्हें पता ही नहीं है। तुम ऐसे आदमी हो कि अगर तुम्हारी तुम्हारी शादी करवा दी जाए श्रद्धा कपूर से, तुम कहोगे नहीं हमको श्रद्धा कपूर शादी नहीं करनी, हमें श्रद्धा कपूर शादी नहीं करनी, हमारी शादी किसी लड़की से करवा, हमारी शादी किसी लड़की से करवा। अरे गधे, वो लड़की ही है पगले। समीकरण सी बड़ी से समीकरण सी बा डी से अपन क्या कहेंगे? T1 इज नॉट इक्वल टू T2, T1 इज नॉट इक्वल टू T2। ऐसा आलिया भट्ट से करेंगे शादी, कूट दिए जाओगे बेटा। आलिया भट्ट शकल देखिए अपनी। चलिए अब और मजेदार सवाल, सेम सवाल अभी जेईई एडवांस में पूछा है, जेईई एडवांस का परावैद्युतांक, उसमें परावैद्युतांक दिया था, घनत्व निकालना था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस का सवाल है। अभी 1-2 साल पहले पूछा गया है, 1-2 साल पहले पूछा गया है। चलिए अब देखो ऐसा ही सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो, लंबित आवेश द्रव्यमान निकाय में वायु में संतुलित है, ठीक है। तो रस्सियों के मध्य कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसको इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबो दिया इसका, ठीक है। गेंद के पदार्थ का घनत्व इतना है। यदि द्रव में भी संतुलन पर रस्सियों के मध्य कोण 30 डिग्री हो तो द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझना वही सवाल है। एक बार हवा में लटका है तो हवा में लटका हुआ तो अपन ने कर लिया। अब इन्होंने वो हवा में लटके हुए सिस्टम को पानी में डुबा दिया और कह रहे हैं कि उस टाइम भी रस्सियों के मध्य कोण 30 डिग्री है। हाउ मच? 30 डिग्री। तो चलो आओ डील करते हैं भैया। पहले हवा में लटकाते हैं, पहले क्या करते हैं? हवा में लटकाते हैं, है ना। और इस केस में कुछ बोला नहीं गया तो द्रव्यमान वगैरह आवेश अपन समान लेंगे, है ना। लंबित समान आवेश और द्रव्यमान और आवेश कैसे लेके चल रहे हैं भैया? समान लेके चल रहे हैं दोनों का। शर्म नहीं आती है? आलिया भट्ट का नाम ले रहे हो तो देखो, इधर क्या लगेगा बेटा? FE। इधर कौन लगेगा? MG। इधर कौन लगेगा? FE। इधर कौन लगेगा? MG। इधर कौन लगेगा? MG। इसमें कौन सा बल होगा? तनाव। इधर इसमें कौन सा बल बेटा? तनाव बल T। अब द्रव्यमान और ये समान होते हैं, आवेश समान है, मतलब द्रव्यमान समान है, आवेश का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज और देख लो, मैं बताता हूं आपको कि अपन ये कह देते हैं कि यदि लंबित निकाय में, ठीक है, निकाय में कणों का द्रव्यमान समान है या समान हो तो θ1 बराबर होता है किसके? θ2 के, और तनाव T1 बराबर होता है T2 के, ठीक है, बरोबर। ऐसा होता है, ठीक है। आवेश चाहे समान हो या अलग अलग, आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ रही, आवेश चाहे समान हो या अलग अलग, ठीक है, बरोबर। देखो, आवेश का गुणनफल है, समान है तो Q × Q, असमान है तो Q1 Q2, दोनों में आना है। इसमें भी Q1 Q2 आएगा, इसमें भी Q1 Q2 आएगा, बरोबर। पंकज बेटा, तुम इसी लायक हो तुम। अगर हमने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि पंकज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम जो चाहते हो वो ना मिलके वैसा ही कोई तुम्हें मिल जाए, मान लो, अपन नहीं कहते कि वो नहीं मिली तो उसकी जैसी मिल जाए, तो भाई अगर मैंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें ना मिले लेकिन उसके जैसी मिल जाए, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे जमाने में बेटा, गधे, बेवकूफ, कुछ भी लिखते हो। क्यों बेइज्जती कराने का तुम्हें शौक है? आओ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा है भाई। लंबित निलंबित एक ही बात होता है शायद, लंबित या निलंबित, भाई लटका हुआ, दोनों का मतलब वही है, लटका हुआ। दोनों का मतलब क्या हुआ बेटा? लटका हुआ, ठीक है, समझ जाना। सर 2 आया, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने आंसर भी बता दिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आइए, ठीक है। तो बेटा अभी तो इस केस में तो द्रव्यमान भी समान है, आवेश भी समान है, तो कोई लोड लेने की बात ही नहीं है। हमें पता है कि थीटा समान हो जाएंगे, यहाँ वाला घटक हम कहेंगे इधर, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा हो जाता है, ये T cos थीटा हो गया और ये T sin थीटा हो गया, T sin थीटा, ये कोण थीटा हो गया तो ये T cos थीटा, ये T sin थीटा। तो किसी एक कण के लिए समीकरण बना लो, क्योंकि दोनों के लिए सेम बनेंगे, दोनों कणों के लिए बिल्कुल सेम समीकरण बनेंगे, किसी भी एक कण के लिए बना लो। तो हमने कहा T sin थीटा, है ना। आवेश सब समान है, देखो T समान है, G समान है, Fe समान है, Mg समान है, सबको समान है। तो T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, अरे पगलू, T sin थीटा इज इक्वल टू Fe और T cos थीटा इज इक्वल टू Mg, T cos थीटा इक्वल टू Mg, है ना। आप चाहो तो हमने इसको समीकरण 1 का समीकरण 2 कहा, समीकरण 1 और 2 को अगर आप भागाकार कर देते हैं, समीकरण 1/2 कर देते हैं, तो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन Mg। ये कब? जब सारा निकाय कहाँ पर लंबित है? एयर में, हवा में। जब ये निकाय एयर हवा में लंबित है, एयर में। अब इसको डुबा रहे हैं किसी ड्रम में है तो खुशबू ने डुबाया था। हाँ, क्या खुशबू नाम था जिसने?
मुर्गा नहीं बोला बेटा, मैंने मुर्गा बंद कर दिया, मुर्गा नहीं बोलेगा अब। अब मुर्गा नहीं बोलेगा भैया। ठीक है, तो बेटा द्रव में क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे द्रव में ये बल बदल जाएगा, एफ ई अपॉन के हो जाएगा, समझ गया ना, परावैद्युतांक माध्यम में बल बदल जाएगा, एफ ई अपॉन के हो जाता है, इसमें तो कोई समस्या नहीं, इसमें तो कोई मुस्कान मुस्कान ओके ओके है ना, तो हम द्रव में डुबा रहे हैं, ड्रम में नहीं, वो मुस्कान का अधिकार है। ठीक है, तो एफ ई अपॉन के है ना, के क्या है, परावैद्युतांक है ना, परावैद्युतांक निकालना है, के का ही मान हमको ज्ञात करना है, द्रव का परावैद्युतांक कुछ होगा। अब देखो जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो उसका प्रभावी भार बदल जाता है ना, तनाव भी बदल जाएगा, तनाव हमने ये भी मान लिया है, तनाव कितना टी डैश, टी डैश, और इसमें तनाव कितना टी डैश, अभी भार कितना एम जी डैश, भार कितना बेटा एम जी डैश कह दो, एम जी डैश, और इसका भी भार बेटा एम जी डैश। ठीक है, समझ गए, किसी चीज को हम द्रव में डुबाते हैं तो उसका भार बदल जाता है, भार कम हो जाता है, क्यों, उत्प्लावन बल के कारण, किसके, एफ बाई के कैसा हुआ बेटा निधि, बेटा निधि, चलो मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ बेटा, हमने कल पढ़ा था कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे दूरी का वर्ग, और जब हम किसी माध्यम में इसको डुबा देते हैं, माध्यम में इसको डुबा देते हैं तो मीडियम में क्या हो जाता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ के चिपका दो इंटू आर स्क्वायर। तो बेटा ये देखो जो नया बल माध्यम में जो बल होता है वो एफ ई बाई के हो जाता है, समझ गया क्या, एफ ई बाई के, ये उत्सव अरे गधे उत्सव अंग्रेल नामदेव, तो पागल है, पागल आधा लिखता है, देखो क्या लिख रहा है, निधि आई लव यू, पूरा लिखा करो, निधि दीदी, निधि सिस्टर आई लव यू, पूरा लिखा करो, पूरा लिख, चल बेवकूफ आदमी, पूरा लिखो, आधा लिखते हो, आधा ही लिखता है आदमी, सिस्टर कौन लिखेगा साथ में। हाँ ये कह रहे हैं सवाल में, मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल में कहा जा रहा है कि थीटा नहीं बदल रहा है ना, वैसे सवाल में जो कोण 30 डिग्री है ना वो 2 थीटा का मान है, 2 थीटा बराबर 30 दिया है ना, रस्सियों के बीच का कोण ये 30 डिग्री है भाई, ये 30 डिग्री है, तो इधर हम घटक करेंगे तो टी डैश कॉस थीटा, इधर वाला घटक टी डैश साइन थीटा, दोनों ही जगह सेम है तो एक ही साइड समीकरण बना लो भैया, एक ही साइड समीकरण बना लो, तो पहला वाला 1 डैश समीकरण कितना हो जाएगा, तो टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन के, एफ ई अपॉन के, और 2 डैश समीकरण क्या हो जाएगा भैया, 2 डैश समीकरण हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी डैश, एम जी डैश, तो इनको भागाकार करेंगे, थीटा बदल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, थीटा बदल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सवाल में कहा गया है। अभी देखो एक कमेंट में टाइम पास कर रहे हो, फिर ब्लॉक हो जाओगे, फिर रोगे कि मास्टर, फिर मैसेज भेजोगे हमको इंस्टाग्राम पर, हम जब भी इंस्टाग्राम खोलते हैं तो सिर्फ यही पढ़ते हैं कि सर प्लीज अनब्लॉक करवा दो, सर अनब्लॉक करवा दो, है ना, और तुम पहले कमेंट में टाइम पास करते रहते हो, कहाँ से करवा दे तुमको अनब्लॉक, तुमको ब्लॉक करवा देंगे परमानेंट गधों। ठीक है, तो सवाल के अनुसार, किसके अनुसार, सवाल के अनुसार, सवाल ऐसे लिखो, समीकरण, अरे भैया समीकरण ए बी से, ए बी, अरे पगलू, समीकरण ए बी से, समीकरण ए और बी से क्या सीन होगा बेटा, उत्प्लावन बल के ही कारण एमजी चेंज होता है ना, मैं अभी बता दूंगा है ना, उत्प्लावन बल के कारण ही बेटा वो चेंज होता है। ठीक है, तो समीकरण ए और बी से देखो है ना, ये एमजी डैश कर दिया ना, एमजी बदला क्यों, ड्यू टू द उत्प्लावन बल, ड्यू टू द उत्प्लावन बल। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या है, एफ ई बाई एम जी, यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या है, एम जी डैश, मतलब एफ ई बाई के एम जी डैश, तो ये क्या हो गया, एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई अपॉन एम जी, और इधर से आप क्या लिखेंगे, एफ ई अपॉन के, एफ ई अपॉन के इंटू एम जी डैश, एम जी डैश। अब देखो ये अभी मैं बता रहा हूँ, अब याद रखना कि द्रव में प्रभावी भार, द्रव में डूबी वस्तु, द्रव में डूबी वस्तु का प्रभावी भार, तो होता क्या है बरखुरदार, अगर वस्तु पूर्णतः द्रव में डूबी है तो ऊपर लगता है उत्प्लावन बल जिसे हम कहते हैं वॉइंसी फोर्स, नीचे क्या लगता है, भार लगता है mg, नीचे क्या लगता है बेटा, भार mg। ठीक है, तो प्रभावी भार अपन कैसे लिख लेते हैं, प्रभावी भार साथ देना मेरा, फिर याद रखना बेटा आगे ये हो जाएगा mg माइनस उत्प्लावन बल, है ना, जिसे अपन mg डैश कह रहे हैं प्रभावी भार। तो देखो mg की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, रो किसका बॉडी का, क्योंकि m किसका बॉडी का, इंटू आयतन किसका बॉडी का, इंटू जी, द्रव्यमान क्या लिखेंगे, घनत्व गुणा आयतन, द्रव्यमान क्या लिखेंगे, घनत्व गुणा आयतन, और उत्प्लावन बल कितना लगता है, रो किसका द्रव का इंटू वी इंटू जी, ठीक है। अब देखो इसमें से अपन क्या करते हैं, प्रभावी भार के लिए इसमें से रो किसका बॉडी का इंटू भी इंटू जी हम ले लिए कॉमन, क्या किए बेटा, कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस इधर क्या बचा, रो किसका द्रव का बच्चे रो किसका बॉडी का बचा। देखो भीजी तो दोनों में कॉमन आ गया, रो भी इसमें नहीं है तो भाग लग जाएगा, बेसिक गणित। ठीक है, तो ये रो भीजी, यही तो हमने एम कहा था, यही क्या बोला था बेटा मैंने, मैम नहीं एम बोला था, एम, तो ये कितना हो गया, एम इंटू 1 माइनस रो किसका द्रव का अपॉन रो किसका बॉडी का, वस्तु का बॉडी का। तो इसको अब याद रखना, मैं इधर लिख देता हूँ कि द्रव में प्रभावी भार है ना, ये याद रखना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, एम जी डैश प्रभावी भार, द्रव में जो प्रभावी भार है इसका सूत्र आप ऐसे याद रखोगे, ये एम जी इंटू 1 माइनस रो किसका द्रव का बटे रो किसका बॉडी का, ऐसा भैया ऐसा है, तो ये याद रखना भाई, याद रखोगे कि धोखा दे दोगे हमको, चलिए तो भैया आप मान भी रख देते हैं सबका, सब पहले तो एफ ई को सल्टा ही दो, क्यों इसको ढो रहे हो, इसको कहो एफ ई को, चल निकल भगा दो इसको एफ ई को। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, इधर से के, या ऐसे लिखो, इधर गुणा कर दो तो इधर के, अरे पगलू इधर क्या बचा, के, समय होने वाला है क्या, लो समय होने वाला है, के एम जी डैश प्रभावी भार इज इक्वल टू एम जी, तो के
इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, तो बार एम जी इंटू वन माइनस रो किसका, द्रव का, अपॉन रो किसका, बॉडी का, इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम जी से एम जी को सल्टा दो, एम जी से एम जी को सल्टा दो, तो के इज इक्वल टू कितना, के इंटू वन माइनस रो किसका, द्रव का, कितना दिया गया सवाल में 0.8, ए 1.6। सर इकाई चेक की आपने, इकाई क्या दी गई है, तो हमने कहा इस केस में इंशाल्लाह हमें इकाई चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, अनुपात ले रहे हैं, अनुपात है ना, तो इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों है, वैसे सीजीएस इकाई है, इसकी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों है, कट जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे इकाइयाँ, ओके, तो इकाइयों का चक्कर नहीं, भाग दे रहे हैं तो इकाइयाँ कट जाएंगे, तो इसको अपन ने भाग किया तो के इंटू वन माइनस 1/2 बचाई, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो k/2 बचा, ये k इंटू 1/2, k/2 हो गया, इज इक्वल टू 1, तो k का मान कितना आ गया, 2, के का मान कितना आ गया बेटा, 2, ऐसा। तो ये जेई एडवांस में सवाल पूछा गया, अपन ने अभी मेंस का सवाल भी नहीं किया, लेकिन हमें पहले एडवांस का सवाल मिल गया तो हमने पहले वाला निपटा लिया। तो चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट बदलते नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। बात क्लियर है, माई डियर फ्रेंड्स, एक बार थम्स अप खेल जाओ भैया, इस सवाल के ही नहीं, फिजिक्स के मजे ले रहे हो कि नहीं ले रहे, थम्स अप खेल जाओ। बेटा शायद जहाँ तक हमको पता है कि डीपीपी ना आपको थोड़ी आगे की मिल गई है, विद्युत क्षेत्र की भी डीपीपी मिल गई है आपको, तो जैसे कुछ बच्चे कहते हैं डीपीपी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बेटा नहीं हो पाएगा वो इसलिए क्योंकि आपको कुछ डीपीपी ना आगे की मिल गई हैं, तो परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना बिल्कुल, जब अपन पढ़ लेंगे ना तो आप सब चीज़ सॉल्व कर लोगे। ए भगवान, चैप्टर ही दूसरा है, चैप्टर ही बेटा, ये डीपीपी हम हटवाएंगे दूसरे चैप्टर की, विभव की डीपीपी है, ओके, ये डीपीपी किसकी है, विभव की है, एक भी डीपीपी मत करना भाई, इसीलिए आप मैंने कल आप कह रहे थे ना कि सर डीपीपी के सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बेटा ये जो डीपीपी ऐप पर अपलोड हो गई है वो गलती से दूसरा फोल्डर चला गया होगा, वो डीपीपी इस चैप्टर की है ही नहीं, वो विभव वाला चैप्टर है, विभव है ना, सवाल पढ़ के समझ में आता होगा कि सर अभी तो हम बल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बल, और सवाल में जो डीपीपी उसमें विभव खेल रहे हैं, तो विभव तो हमने पढ़ाई नहीं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होंगे, सवाल कहाँ से करें, मैं कल तक बेटा दूसरी डीपीपी अपलोड करवा दूंगा, कल तक हम दूसरी डीपीपी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, गुड ग्रेट, इतने लोग मजे ले रहे हैं, इतने लोग मजे ले रहे हैं, और इतने लोग बेटा क्या कहें, स्पैमिंग करके अपनी बेइज्जती करा के दूसरों को मजे दे रहे हैं, तो दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। तो डीपीपी अभी एक भी नहीं करनी है, डीपीपी के लिए हम बताएंगे, ये दूसरी चैप्टर की डीपीपी आ गई है बेटा, तो मुझे उम्मीद है आप जीवन के साथ साथ पढ़ाई के भी मजे ले रहे होगे, मन लगा के, दिल लगा के, नो बेटा शायरी नहीं, शायरी हमको आती नहीं, हमारा दिल टूटा नहीं कभी, हमारा दिल कोई तोड़ ही नहीं पाया है, और शायरी या शेर कौन सुनाते हैं इसके के मारे लोग, हमने कभी किया ही नहीं है ना, तो हमको शायरी नहीं आती है। चलिए तो बच्चों, मॉड्यूल बेटा अभी रोको, थोड़ा सॉल्व पढ़ लो कि जैसे कम से कम एक टॉपिक है ना, ये न्यूटन के ये वाला नियम वाला, सॉरी कूलम के नियम वाला, ये कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट टर्न पर प्रॉब्ली हम स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना, ठीक है, ओके, तो चलिए बच्चों मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।